जहाँ पे आपको ड्राइव पे कभी मिल जाते हैं। एंड नाउ विल स्टार्ट बिल्डिंग समथिंग ऑन दैट। सो लेट्स सी क्या करना है उसके अंदर। You should be able to see the screen in a matter of couple of minutes, I guess. So let's quickly run through this. फटाफट से समझते हैं। Let's quickly try to wrap up 2-3 टॉपिक इसमें जो काफी सिंपल है। बस इसमें आपको थोड़ी सी कुछ टॉपिक के अंदर आपको अंडरस्टैंडिंग ठीक रखनी होगी, राइट। बाकी चीजें आप समझ सकते हो, ज्यादा डिफिकल्ट इसके अंदर है नहीं, ठीक है। बस 1-2 टॉपिक है जिसके अंदर आपको 1-2 एक्स्ट्रा चीज मुझे बतानी होंगी। बाकी आई डोंट थिंक आपको इसके अंदर कोई दिक्कत आएगी। ऑलराइट, सो दिस इज समथिंग वी हैव डन। ये हमने देखा था कि टेक्सोनोमी के अंदर आपका एक आता है आपका हर्बेरियम नोन एज अ ड्राई गार्डन। यहाँ पे मुझे मेरे प्लांट्स जो मिलेंगे वो आपके ड्राई करके प्रेस करके मैंने रखता हूँ कैबिनेट के अंदर, हर्बेरियम के अंदर। और ये जो हर्बेरियम आपको मिलेगा ये बेसिकली आपको एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो ये चीज हमने यहाँ तक देखी है, राइट। नाउ इसका प्रोसीजर क्या होता है, एक जनरल स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर यहाँ पे क्या होगा, एक हर्बेरियम शीट बनाने का। अज्यूम करते हैं कि आप फील्ड में जाके एक प्लांट को लेके आए और प्लांट को लाने के बाद आप उसको हर्बेरियम शीट पे कैसे लगाएंगे या कैसे रखेंगे वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो आपने जैसे ही आपने एक प्लांट को कलेक्ट कर लिया, कलेक्ट करने के बाद आपको उसे ड्राई करने के लिए रखना होगा। तो जनरली आप लोग क्या करेंगे कि एक पेपर के अंदर रैप कर देंगे उस प्लांट को और 2-4-5 दिन के लिए उसे ड्राई करने के लिए आप वहां पे छोड़ देंगे। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग यू डू। आफ्टर दैट व्हाट यू विल डू, उस प्लांट को आप लीजिए 3-4 दिन होने के बाद व्हाट यू हैव टू डू नाउ, आप उस प्लांट को एक हर्बेरियम शीट पे रखिए। सो एक हर्बेरियम शीट एक A4 साइज शीट होगी आपकी, उसके ऊपर आपको इस प्लांट को रखना है और उसको वहां पे आपको चिपकाना है ग्लू से। सो बेसिकली आप इस प्लांट को ग्लू से चिपकाएंगे हर्बेरियम शीट के ऊपर। अदर देन ग्लू आप बता सकते हो आप क्या यूज कर सकते हो इसके अंदर ग्लू के अलावा, एनीथिंग एल्स यू कैन टेल मी व्हिच कैन बी यूज्ड टू अटैच द प्लांट? आयरन नेल्स। आयरन नेल्स आप कर सकते हो, ठीक है। इवन यू कैन यूज योर टेप। आयरन नेल के साथ एक दिक्कत ये आ रही है, हाँ जी, आयरन नेल के साथ यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि लाइक एट टाइम्स उससे दिक्कत ये होती है कि आपके प्लांट्स के जो स्ट्रक्चर है दे माइट डिटैच देमसेल्फ। वो एक चीज यहाँ पे दिक्कत आती है। सो बेसिकली आप स्टेपल कर सकते हो, बट अगेन स्टेपल से वही दिक्कत आती है कि दे समटाइम डिटैच दोस प्लांट स्ट्रक्चर। सो इन दैट केस टेप बिकम्स अ मच मोर सेफर ऑप्शन कंपेयर टू माय ग्लू। तो ग्लू एंड टेप आप दो यहाँ पे यूज कर सकते हो, बट ग्लू का लाइक लॉन्जिटिविटी थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए हम ये यूज करते हैं। आफ्टर दैट याद रखना एक शीट पे आपको एक ही स्पेसिमेन रखना है। आपको ऐसा नहीं कि एक शीट पे आपने 2-3 प्लांट रख दिए, आपको एक शीट पे एक ही स्पेसिमेन रखना है। और कई बार क्या होगा कि आपका स्पेसिमेन जो होगा थोड़ा बड़ा होगा, शीट से बाहर जा रहा होगा, तो वो टाइम पे आप उसे थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और उसे शीट के अंदर रखेंगे। यू विल इंश्योर दैट कि वो शीट के बाहर ना जाए। सो दैट इज समथिंग यू डू। आफ्टर दैट इंपॉर्टेंट स्टेप, आप अपने स्पेसिमेन के ऊपर 0.1 मर्क्यूरी क्लोराइड या DDT आप अपना वहां पे स्प्रे करते हैं। सो यू फाइंड 0.1% मर्क्यूरी क्लोराइड या DDT आप अपना वहां पे करेंगे स्प्रे। अब ये स्प्रे करने का रीजन ये है ताकि आपके प्लांट के ऊपर कोई फंगस का इन्फेक्शन ना हो और कोई पेस्ट उसके ऊपर जाके लाइक इन्फेक्शन क्रिएट ना करे। आई वोंट से इन्फेक्शन, बट आपका लाइक डैमेज ना करे आपके प्लांट को। सो इन्फेस्टेशन ऑफ योर फंगाई और एनी अदर पेस्ट शुड बी अवॉइडेड, क्योंकि हो सकता है कि अगर आपके प्लांट के कोई फंगाई आपका ग्रो कर रहा है देन वो पूरा डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए आपको 0.1% मर्क्यूरी क्लोराइड या कोई भी DDT को आपको वहां पे करना है स्प्रे। तो दैट इज समथिंग यू हैव टू डू। उसके साथ साथ आपके कैबिनेट के अंदर जहां पे आप अपनी शीट रखोगे वहां पे आप नेपथलीन बॉल्स भी रखते हो। इवन दैट इज समथिंग जो आप जनरली करते हो टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ इन्फेस्टेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ पेस्ट हैपनिंग ओवर देयर। कोई भी पेस्ट वहां पे आपके प्लांट को डैमेज ना करे, इसलिए आप ये करते हो, राइट। ऑन द राइट हैंड साइड यू मेंशन ऑल द डिटेल्स। अब राइट हैंड साइड के ऊपर याद रखना आप सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करते हो। लेट मी जस्ट ट्राई टू टेल यू कि वो डिटेल्स आपके यहाँ पे क्या होती है। सो जब हम बात करते हैं डिटेल्स के बारे में तो याद रखना डिटेल्स के अंदर आपका यहाँ पे आएगा एक तो बायोलॉजिकल नेम आपका आता है, ये आप उसमें ऐड करोगे। उसके बाद अपना ऑथर का नाम इसके अंदर आएगा। ऑथर इन द मींस जिसने कलेक्ट किया था, वुड रादर से कलेक्टर नेम, जिसने कलेक्ट किया था उस प्लांट को, उनका नाम यहाँ पे आता है। उसके बाद कहाँ से कलेक्ट किया था, राइट। सो कौन से हैबिटेट से किया था या हैबिटेट कैसा था जहां से कलेक्ट किया था, लोकेशन क्या थी जहां से कलेक्ट किया था, दैट इज ऑल्सो यू हैव टू मेंशन। अब एक चीज कई बार हम लोग मिस कर जाते हैं, लेकिन याद रखना
कि बायोलॉजिकल नेम तो आप लिखोगे वहां पे, उसके साथ साथ आप लोकल नेम भी वहां पे मेंशन करते हैं। समझिए उस प्लांट का कोई लोकल नेम है, समझिए ये प्लांट कांगड़ा का है और वहां का कोई लोकल नेम है, तो भी आप उस लोकल नेम को वहां पे मेंशन करेंगे, तो ये चीज भी आपके वहां पे ऐड होगी। और इसी के साथ साथ यू ऑल्सो हैव टू मेंशन द कंप्लीट क्लासिफिकेशन। इसके साथ साथ आप उसका पूरा कंप्लीट क्लासिफिकेशन यहाँ पे मेंशन करना होगा। अब जब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कंप्लीट क्लासिफिकेशन, इसका मतलब क्या होता है, यू हैव टू मेंशन कि कौन से फैमिली को बिलोंग करता है, कौन से ऑर्डर को बिलोंग करता है, कौन से फाइलम को आता है, कौन से जीनस में आएगा, तो ये पूरा आपको कंप्लीट क्लासिफिकेशन वहां पे मेंशन करना होता है। सो दिस इज आल्सो समथिंग यू हैव टू मेंशन राइट फ्रॉम द किंगडम फाइलम आपका, देन योर क्लास ऑर्डर एवरीथिंग यू हैव टू मेंशन ओवर देयर। तो ये भी आपको लिखना पड़ेगा, और ये सारी चीजें आप राइट हैंड साइड पे आप मेंशन करते हो। सो ऑल दोस थिंग्स यू डू ऑन द राइट हैंड साइड। एक क्वेश्चन भी था असाइनमेंट के अंदर, इसके ऊपर बेस्ड याद रखना, प्लांट की हाइट क्या थी वो आप मेंशन नहीं करते, राइट, ओनली दीज फ्यू थिंग्स यू हैव टू मेंशन। और एक बार आपने मेंशन कर दिया, उसके बाद आपकी जो शीट होगी है, इस शीट को आप लगा दोगे अपने कैबिनेट के अंदर, इसको आप कैबिनेट में आप अपनी रख दोगे। अब जब आप इस शीट को कैबिनेट के अंदर रखते हो, तो आपको उसे ऐसे ही कहीं रैंडमली नहीं रखना कि कैबिनेट खोला शीट को डाल दिया, ऐसे नहीं करना। आपको इसे वहां रखना है जिस फैमिली में ये बिलोंग करता है। ऐसा समझो कि आपका पूरा सा कपबोर्ड के अंदर ऐसे 50 कैबिनेट होंगे, ड्रावर होंगे, तो हर एक ड्रावर के अंदर लिखा होगा कि वहां पे कौन से फैमिली के हर्बेरियम शीट रखे हुए हैं। तो आपको देखना है कि आपका हर्बेरियम शीट कौन से फैमिली को बिलोंग करता है, और फिर आपको उसे वहां पे रखना है। समझो वो बिलोंग करता है सोलिनेसी को, तो आप देखोगे वहां पे कि सोलिनेसी के बाकी के प्लांट्स कहाँ रखे हुए हैं, एंड देन यू विल कीप दैट पर्टिकुलर शीट ओवर देयर। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू डू, एंड दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू मेक अ हर्बेरियम शीट। तो ये हर्बेरियम शीट आपके सामने यहाँ पे बनी हुई है, ये बेसिकली काफी पुरानी हो चुकी है, बट वो ऐसी ही दिखती है। एक सर्टेन टाइम के बाद अगर आप आके देखोगे तो आपकी हर्बेरियम शीट ऐसे ही दिखेगी, राइट, दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू लुक लाइक। सो दिस इज व्हाट यू डू इन मेकिंग अ हर्बेरियम शीट, एंड इस तरीके से आप अपना यहाँ पे काम करते हो। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। तो ये याद रखना कि आप वहां पे क्या क्या लिखोगे, राइट, एंड ये भी याद रखना कि एक बेसिक स्टेप्स आपके यहाँ पे क्या होते हैं। अभी एग्जाम में, नीट के एग्जाम में आपको स्टेप्स तो वो लोग पूछेंगे नहीं, बट यू शुड नो दैट व्हाट आर द थिंग व्हिच आर बीन डन टू एंश्योर दैट कि आपका हर्बेरियम शीट अच्छे स्टेट में रहे और काफी लंबे टाइम के लिए उसे यूज किया जा सके। एक बात आप समझिए, अगर आप इन स्टेप्स को सही से फॉलो नहीं कर रहे, या ऐसे ही आपने प्लांट को लगा दिया, सही से बांधा नहीं, या सही से ग्लू नहीं किया, आपने स्प्रे नहीं किया डीडीटी, तो लाइकलीहुड है कि यहाँ पे जो 4-5 लीफ है वो भी आपको नहीं दिखेंगे, राइट, यू माइट फाइंड ओनली एक ही लीफ वहां पे दिखेगा। और ऐसे कंडीशन में आपका शीट कोई काम का नहीं है जिसे यूज करके मैं किसी को आइडेंटिफाई कर सकूं। सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट थिंग, इट हैज टू बी डन इन अ वेरी प्रिसाइज वे। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे करते हो। अब फटाफट मुझे बताओ कि हर्बेरियम बनाने का या हर्बेरियम शीट का या ओवरऑल हर्बेरियम का एडवांटेज यहाँ पे क्या होता है। मेडिकल स्टूडेंट को हेल्प मिलती Identification है। of plant. ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट, ये मेडिकल स्टूडेंट को कैसे फायदा होता है, थोड़ा एक्सप्लेन करोगे आप। उनको भी आइडेंटिफाई करने में वही हो गया। ओके, ऑलराइट, ओके, मैं थोड़ा इसमें ऐड करूंगा, ठीक है। बीइंग मोर प्रिसाइज, आपके ये जो होम्योपैथी और आयुष के जो बच्चे होते हैं ना, उनको थोड़ा ज्यादा दे कैन यूज दिस थिंग स्लाइटली मच मोर देन योर पीपल हु आर डूइंग एमबीबीएस, राइट, बिकॉज एमबीबीएस के लोगों को जनरली हर्बेरियम में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, यूजुअली दे डोंट हैव टू गो टू द हर्बेरियम, राइट, बट यस यू हैव दिस अदर ग्रुप, आयुष वाला ग्रुप, they are into plants, they are somewhat into plants, right, so yes they generally can use this thing। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट यहाँ पे आप आगे कर सकते हो, ठीक है, एनीथिंग एल्स। सर अगर कोई प्लांट एक्सटेंड हो गया तो वी कैन नो दैट। ये भी अच्छी बात है, ये बहुत बढ़िया बात बताई आपने, राइट, बिल्कुल सही है। समझो आप एक प्लांट को ढूंढ रहे हो, वो जो कांगड़ा बेल्ट में मिलता था पहले लेकिन अब मिल नहीं रहा, राइट, और आप हर्बेरियम में जाते हो और आपको पता चलता है कि यार ये मिलता था पहले, बट अपेरेंटली यू कैन नॉट सी दैट, राइट, सो यस यू कैन गेट टू नो the yeah presence of plant or absence of plant from that particular area, so that's a very good answer, yes, रेफरेंस लाइब्रेरी की तरह आप इसको यूज करते हो ताकि आपको आइडिया लग सके कि क्या है यहाँ पे और क्या नहीं है, बिल्कुल सही। सो दैट इज आल्सो समथिंग यू कैन डू ओवर हियर, yes, it is something which has been done, and you can know the plants of particular habitat, you can know
the diversity of plants of particular area, ये भी आप जान सकते हो। एक हर्बेरियम में के अंदर अगर आप हर्बेरियम जाते हो, कोई मंडी के आप कॉलेज के हर्बेरियम में जाते हो, तो वहां पे पूरे मंडी डिस्ट्रिक्ट के सारे प्लांट्स वहां पे मेंशन करके रखा होगा। हाँ जी, अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप डायरेक्टली अनम्यूट करके बोल सकते हो, आपको हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू डू ओवर हियर, राइट। सो ये कुछ मैंने यहाँ पे एडवांटेजेस लिखे हुए यहाँ पे हर्बेरियम के, एंड यू कैन सी ओवर हियर अवेयरनेस अबाउट द फ्लोरा इन अ रीजन, उस एरिया का जो फ्लोरा है उसके बारे में आप जान सकते हो। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अननोन प्लांट्स, ये हो जाएगा आपका। हेल्प्स इन रिसर्च एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन इवॉल्विंग न्यू प्लांट वैरायटीज, आपको अगर नई प्लांट वैरायटी बनानी है, उसके लिए अगर आपको कुछ प्लांट्स के बारे में जानना है, राइट, या कुछ प्लांट के एंसेस्टर्स के बारे में या रिलेटेड फैमिली के बारे में अगर आपको जानना है, तो उसके लिए भी आप हर्बेरियम को आप यहाँ पे आके यूज कर सकते हो। और याद रखना, जनरली नई प्लांट वैरायटी हम तब बनाते हैं जब उसका कोई कमर्शियल इंपॉर्टेंस होता है। जनरली ये चीज करते हैं आपके एग्रीकल्चर बायोलॉजिस्ट, सो दैट दे कैन मेक अ न्यू प्लांट वैरायटी व्हिच कैन एक्चुअली टर्न आउट टू बी बेनिफिशियल टू द फार्मर। तो ये सब करने के लिए भी आपका हर्बेरियम एक एक्सटेंट तक आपको यहाँ पे हेल्प करता है। सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग यू हैव टू नो। सो दिस इज ऑल अबाउट माय हर्बेरियम, और इतनी चीजें आपको इसके अंदर याद रखनी है। हर्बेरियम यहाँ तक क्लियर है सबको? इज द हर्बेरियम क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, let's jump on to now botanical garden. हम लोग अभी बोटेनिकल गार्डन को यहाँ पे समझते हैं, देखते हैं। बोटेनिकल गार्डन जब भी आपके सामने है तो पहली चीज याद रखना कि यहाँ पे मुझे मिलेंगे देखने के लिए मेरे यहाँ पे लाइव प्लांट्स, यहाँ पे मुझे मिलेंगे देखने के लिए मेरे लाइव प्लांट्स। दैट इज व्हाट यू विल गेट टू सी इन द बोटेनिकल गार्डन, राइट। अब बोटेनिकल गार्डन जो आपका यहाँ पे होता है, याद रखिएगा कि जनरली हम लोग जानते हैं कि इसको हम यूज करते हैं फॉर द रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए। सो रिक्रिएशनल पर्पस के लिए इसको यूज किया जाता है, मतलब फैमिली के साथ घूमने चले गए, बच्चों को लेकर पिकनिक पे चले गए, सो उसके लिए इसको यूज किया जाता है, राइट। इसके अलावा यू विल फाइंड यहाँ पे भी आप यूज कर सकते हो, यहाँ पे भी यू कैन गेट टू नो द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स। सो अगेन यू कैन सी कम आउट देयर, अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी ऑफ द प्लांट्स ओवर देयर, ये भी आपको देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पे। और आपको क्या लगता है और यहाँ पे क्या रोल हो सकता है बोटेनिकल गार्डन का? सर जो प्लांट की स्पीशीज खत्म बताने के लिए, ये सही है, राइट। यू कैन एक्चुअली कंजर्व रेयर प्लांट स्पीशीज, यू कैन एक्चुअली कंजर्व रेयर प्लांट स्पीशीज। आपकी जो स्पीशीज आपकी डिक्लाइन हो रही है, अब ये पॉइंट को आप समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट आप फ्यूचर में भी एक बार फिर आप देखोगे, बट अंडरस्टैंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सी व्हाट विल हैपन ना, अज्यूम दैट कि एक प्लांट है जो बाहर डिक्लाइन कर रहा है, मतलब आपको फॉरेस्ट में मिलता है, लेकिन क्योंकि वहां पे कुछ ना कुछ हो रहा है, एक्टिविटी आपके वहां पे हो रही है, बिकॉज ऑफ दैट द प्लांट इज डिक्लाइनिंग, उसकी पॉपुलेशन कम हो रही है। पहले आज से 10 साल पहले आपको बहुत सारे मिलते थे वहां पे प्लांट्स, अब आपको हार्डली 7-8 प्लांट मिल रहे एक पर्टिकुलर लाइक 500 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर। अब हो ये रहा है कि क्योंकि आप देख रहे हो कि वो प्लांट आपका डिक्लाइन हो रहा है, तो आप उसे लेके आओगे बोटेनिकल गार्डन के अंदर, आप उसे वहां से निकालोगे और लेके आओगे आसपास के बोटेनिकल गार्डन के अंदर, और उसे आप वहां पे करोगे ग्रो। अब उसे आप वहां पे ग्रो इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप जानते हो कि नॉर्मल फॉरेस्ट में या वाइल्ड में ये ग्रो नहीं कर पा रहा या ये डिक्लाइन हो रहा है, तो इसलिए कंजर्विंग द रेयर प्लांट स्पीशीज। सो रेयर प्लांट स्पीशीज को आप यहाँ पे कंजर्व कर सकते हो। सो कोई भी अगर रेयर प्लांट हुआ उसे आप कंजर्व कर सकते हो। सो बेसिकली कंजर्वेशन एक्टिविटी में आपका बोटेनिकल गार्डन आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। सो याद रखना, in your conservation activity it does play a very important role. So conservation के लिए भी आपका एक बहुत important role ये play करता है। I would write conservation of declining species, species जो basically आपकी कम हो रही है। Anything else? Right, that was a very good answer. Anything else? Sir, it is Drawing also and maintaining helpful record for of the local flora. students in botanical studies. रुको, हाँ बेटा, पहले आप बोलो। Boy who was saying something, हाँ बोलो। Sir, it is also helpful for the training of graduate students in botanical studies and Right, ठीक है। So I would say education and research, ठीक है। You will say education and research, बिल्कुल सही। इसके लिए भी आपको इसे यूज किया जाएगा। And now the girl who was saying something, बताइए। Drawing and maintaining record of local flora. ठीक है, right, growing local flora। अब इसमें होता क्या है ना, लोकल भी आप यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं, and you can even grow the exotic flora as well. So local तो आप यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं, you can also grow the exotic flora.
पता नहीं मैंने ये शायद आपको बात बताई होगी, कई बार मैं एक ही चीज रिपीट कर देता हूँ। पालमपुर में ना ये यहाँ CSR का लैब है उनका, ठीक है। और उसी तरीके से अगर आप पालमपुर के आसपास से हैं या अगर आप कांगड़ा से, शायद आपको मालूम होगा, या दिस न्यूगल कैफे नियर इन द पालमपुर, एंड उसी बेल्ट में CSR का एक अलग सा उन्होंने नर्सरी बना के रखा हुआ है, वेयर दे ग्रो डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स ओवर देयर। इफ यू हैपन टू सी दैट, IHBT का उनका अलग से नर्सरी है जहाँ पे वो लोग प्लांट्स को ग्रो करते हैं, एंड दे ऑल्सो हैपन टू ग्रो सम ऑफ द लाइक एक्सोटिक प्लांट्स, right? And also they happen to grow some plants which are like which are not very common. So IHBT की एक नर्सरी अगर आपको कोई मौका मिलता है, you should go over there. People basically who are closer to Palampur should can go over there. That is one of the places to see those plants. ठीक है? I think maybe शायद आपको पता होगा, या आपने शायद मुझे बताया था, like you have this tulip garden as well nearby that particular area. Alright. So this is something you have to know. These are the few things you will get to realize in terms of my botanical garden. तो इतना conservation of rare plant species, recreational purpose, education and research के लिए आप इसे यूज कर सकते हो. growing local and exotic flora आप यहाँ पे करा जा सकता है. Even इसमें होता क्या है कि आप कुछ ऐसे प्लांट्स ग्रो करते हो इतने ज्यादा नंबर में कि आप उन्हें ट्रांसफर कर सकते हो दूसरे कंट्री के अंदर. सो यू हैव सच अ गुड स्टॉक कि आप इसे एक्सचेंज कर सकते हो दूसरे कंट्रीज के साथ. तो वो काम के लिए भी हम बोटेनिकल गार्डन यहाँ पे यूज करते हैं. सो फटाफट यहाँ पे कुछ हम लोग टर्म्स देख लेते हैं. लेट्स हैव अ लुक एट दिस फ्यू टर्म्स ओवर हियर. सो जब हम बात करते हैं बोटेनिकल गार्डन की, enormous amount of living plants are grown, nurtured and propagated. तो लिविंग प्लांट्स यहाँ पे आपको अच्छे अमाउंट में यहाँ पे आपको मिल जाएंगे. ईच प्लांट इज लेबल्ड विद द साइंटिफिक नेम. याद रखना, हर एक प्लांट को यहाँ पे साइंटिफिक नेम की टैगिंग होती है. अगर आप बोटेनिकल गार्डन में जाते हो, चाहे वो ट्री हो या चाहे वो एक छोटा सा प्लांट हो, हर किसी को वहां पे वो लोग टैग करते हैं साइंटिफिक नेम के साथ. हेल्प्स इन टीचिंग, रिसर्च एंड कंजर्वेशन, ये हम बात कर चुके हैं. और कुछ एग्जांपल आपके यहाँ पे बोटेनिकल गार्डन के, लाइक रॉयल बोटेनिकल गार्डन लंदन क्यू. NB आ रहा है, दैट इज गोइंग टू बी इन लखनऊ. ये आपका आएगा लखनऊ में. सो नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका आता है यहाँ पे लखनऊ के अंदर. एंड इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा, कोलकाता. सो ये कुछ आपके फेमस बोटेनिकल गार्डन है जो आपको देखने के लिए मिलेंगे हमारे कंट्री के अंदर, राइट. एंड एक लंदन में जो आपका बाहर का है. सो लंदन वाला जो है वो काफी बड़ा है, लाइक काफी एक्सटेंसिव है आपको बोटेनिकल गार्डन. So this is something, and we have also already seen the roles over here of botanical garden, what they're doing. ठीक है. Research Center for Research, Education and Conservation, ये हम लोग already देख चुके हैं. Rare species can be grown, बिल्कुल rare species जो आपके होती है उनको आप यहाँ पे grow कर सकते हो, उन्हें आप conserve कर सकते हो जो decline कर रही है उसके लिए. Serves as a mean to supply seeds and other material for research purpose. जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप यहाँ से कई सारे seeds को आप लेके यूज कर सकते हो रिसर्च पर्पस के लिए. या समझो आपको नेदरलैंड से कुछ साइंटिस्ट आपसे कुछ प्लांट्स चाहते हैं, तो आप उन्हें सेंड कर सकते हो, उनको सीड्स आप दे सकते हो, या प्लांट का कोई अलग मटेरियल आप उनके साथ शेयर कर सकते हो. तो ये करने के लिए भी आपको फायदा होता है. सो दैट इज समथिंग आल्सो वी डू, राइट. सर्व्स एज अ टूरिस्ट अट्रैक्शन, जो मैंने आपको बोला रिक्रिएशनल पर्पस के लिए तो इसको यूज किया ही जाता है, राइट. सो दैट इज समथिंग यू विल फाइंड अबाउट अ बोटेनिकल गार्डन. तो कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको यहाँ पे याद रखने. कंजर्वेशन वाला पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आपसे कोई पूछे कि यार वाइटल रोल क्या होता है ऐसी जगहों का, तो आपने बताना है कि कंजर्वेशन बिकम्स वन ऑफ द वाइटल रोल, क्योंकि यहाँ पे आप एक रेयर डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन को आप कंजर्व कर सकते हो और उनके पॉपुलेशन को आप रिवाइव कर सकते हो ताकि आप वापस उन्हें रिलीज कर सको फॉरेस्ट के अंदर. सो दैट इज समथिंग यू डू विद द बोटेनिकल गार्डन. सो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, राइट. सो वी आर डन विद दिस. और ये है आपका लंदन का बोटेनिकल गार्डन. आप देख सकते हो कि काफी बड़ा है और काफी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है. एंड यू कैन सी ऑल द सेटअप ओवर हियर. लोटस के लीफ कुछ ज्यादा ही बड़े हो गए यहाँ पे, श्योरली काफी कुछ इनको न्यूट्रिशन मिलता होगा. सो दिस इज व्हाट यू गेट टू सी इन बोटेनिकल गार्डन, राइट. नाउ आफ्टर दिस द नेक्स्ट पार्ट इज गोइंग टू बी माय जूलॉजिकल पार्क. यहाँ पे आपके आते हैं जू, जो एक कॉमन जू आपके वहाँ पे आपको देखने को मिलता है. दैट इज योर गोपालपुर जू, अगेन इन धौलाधर रेंजेस, अगेन क्लोजर टू पालमपुर. ओके. सो जब हम बात करते हैं जूलॉजिकल पार्क की, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज मैं यहाँ पे जानता हूँ जो सबसे सिंपल चीज है, मैं लिख देता हूँ. That is also used for my recreational purposes के लिए. इसको भी हम लोग recreational purposes के लिए फैमिली के साथ जाके enjoy करने के लिए हम लोग उसे यूज करते हैं. आप बताओ और इसके अंदर क्या किया जाता है. We can also see that species that are surrounding in our environment. बेटा अच्छा, the girl who was saying, again please repeat your answer. We can also see that species in zoological park that are not surrounding in our environment.
ठीक है, लोकल एंड एक्सोटिक स्पीशीज, ठीक है। हाँ जी, और द बॉय हु वाज सेइंग समथिंग। which Man-made enable you to place learn where about their अरे food habits and behavior. ओके राइट, ठीक है। लोकल एंड एक्सोटिक स्पीशीज तुम्हें यहाँ पे मिलेगी, ठीक है, दैट्स वन थिंग। एंड ओके, ये आपको मिलेगा देखने के लिए। उसके अलावा यस, यू कैन एक्चुअली यूज दिस ज़ूलॉजिकल पार्क टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द एनिमल, राइट। तो स्टडी पर्पस के लिए आप इसे यूज कर सकते हो। स्टडी इन टर्म्स ऑफ यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द एनिमल कैन बी स्टडीड इन दिस ज़ूलॉजिकल पार्क। तो अगर आपको किसी एनिमल का बिहेवियर स्टडी करना है, कैन बी अंडरस्टूड, तो आपके लिए ज़ूलॉजिकल पार्क कैन बी अ वेरी गुड प्लेस, कैन बी स्टडीड इन दिस काइंड ऑफ ज़ूलॉजिकल पार्क। एनीथिंग एल्स? और कुछ? Animals are kept in The protected physical part environmental like human name and scientific name are displayed. साइंटिफिक नेमिंग आपके वहां पे होती है, ठीक है, राइट। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर एक प्रिसाइज या एक अच्छा आंसर का वेट कर रहा हूं। एनीथिंग एल्स? लाइक ऑल आर गुड आंसर, बट आई एम स्टिल वेटिंग फॉर दैट वन इंपॉर्टेंट आंसर। एनीथिंग एल्स? man-made places where animals are provided Is helpful to conditions. increase their number to prevent their extinction. राइट, ठीक है, सुनो ध्यान से। यू विल फाइंड दैट zoological park is also the place जहां पे आप कंजर्व कर सकते हो ऐसी स्पीशीज को जो डिक्लाइन कर रही है। सो बेसिकली आप यहाँ पे क्या करते हो, आप उन एनिमल्स को लेके आते हो जिनका पॉपुलेशन कम हो रहा है फॉरेस्ट में, एंड देन यू स्टार्ट ग्रोइंग देम इन द जू, राइट। सो लेट्स अज्यूम कि आपके राइनोसोरस का पॉपुलेशन बहुत कम हो चुका है। आपके एक फॉरेस्ट के अंदर राइनोसोरस का पॉपुलेशन बहुत कम हो चुका है और आपको दिख रहा है कि हर साल इनका पॉपुलेशन हो रहा है कम। तो अब आप क्या करोगे, आप उनको पकड़ के लेके आओगे जू के अंदर, और जू में आप उन्हें कराओगे ब्रीड। और जब आप जू के अंदर उनको आप ब्रीड कराते हो तो उनका नंबर बढ़ेगा। सो दैट इज हाउ यू आर प्रोटेक्टिंग द एनिमल फ्रॉम गोइंग एक्सटिंक्ट। सो अगेन, conservation of endangered species can be done over here. So you can find conservation of endangered species can be done in a zoological park. तो यहाँ पे बेसिकली आप क्या करते हो कि आपकी जो पॉपुलेशन कम हो रही है उसको आप लेके आते हो एंड यू कैरी आउट द ब्रीडिंग प्रोग्राम। आप उसे ब्रीड कराते हो जू के अंदर, एंड एक बार उनका नंबर अच्छा हो जाता है देन आप उन्हें वापस से फॉरेस्ट में आप रिलीज कर सकते हो, होपिंग दैट कि वहां पे वो लोग अपने आप को वापस से रिवाइव करेंगे, अपना नंबर वापस से बढ़ाएंगे। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज इज आल्सो समथिंग which you will find happening in the zoological park। ये भी किया जाता है, ये वैसा ही है जैसे आप प्लांट लेकर रहे थे बोटेनिकल गार्डन के अंदर। So that is something also you will find happening over here। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे पॉइंट हो जाता है अगेन कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज। तो इसके लिए भी हम यहाँ पे जूस को काफी अच्छे से हम यहाँ पे यूज करते हैं। सो लेट्स क्विकली सी सम फ्यू थिंग्स ओवर हियर। नोन एज जू, वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट अंडर प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट। बिल्कुल यहाँ पे एनिमल्स को खुद से हंट नहीं करना पड़ता। यहाँ पे एनिमल्स लाइक बिल्कुल ह्यूमन के गाइडेंस, लाइक आई वुड से ह्यूमन के प्रेजेंस में, और उनको ह्यूमंस उन्हें नर्चर करते हैं। Everything is being provided to these animals, खाना, veterinary care, everything is being provided to these animals। Again, one more thing, हाँ, if you are someone who wants to get into veterinary science, तो ये भी एक option होता है। In a zoological park, you can actually work as a veterinary doctor, so even that is something you can do, right? Helps in learning, feeding, courtship, mating and alarm calls। तो ये बेसिकली बात करें यहाँ पे बिहेवियर स्टडी करने के बारे में। आप यहाँ पे एनिमल्स के लर्निंग बिहेवियर, फीडिंग बिहेवियर, मीटिंग बिहेवियर को आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो, आप उन्हें समझ सकते हो, राइट। आप बेसिकली प्रोवाइड करते हो सिमिलर कंडीशन इन द वाइल्ड। सो एक जू के अंदर, एक एनक्लोजर के अंदर आप वैसी कंडीशन प्रोवाइड करते हो जैसे उसे वाइल्ड में मिलनी चाहिए। सो दैट इज समथिंग यू डू, राइट। एंड देन यू हैव zoos form a effective mechanism for conservation, protection and propagation of wildlife। so again इसमें आपको बोला कि आप यहाँ पे conservation program आप रन कर सकते हो। so that is one thing, that is one of the important thing जो कई सारे zoos करते हैं। याद रखना, ये जो conservation program जो होता है ये हर एक zoo नहीं करता, ये बात भी याद रखना। ये हर एक मतलब स्पीशीज का नंबर इंक्रीज करने का ये जो प्रोग्राम होता है ये हर एक जू नहीं करते, ये कुछ जू ही कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग यू हैव टू नो, राइट। अब मैं यहाँ पे एक चीज मेंशन करूंगा कि आपके जितने भी जू है इंडिया के अंदर वो सारे आते हैं अंडर योर सेंट्रल जू अथॉरिटी। दे कम अंडर द सेंट्रल जू अथॉरिटी, दैट इज माय CZA, सेंट्रल जू अथॉरिटी।
अब ये जो आपकी बॉडी है, ये जो आपकी गवर्नमेंट की जो बॉडी है, ये बेसिकली रेगुलेट करती है आपके सारे जूस को, या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ये जो आपकी बॉडी है ये आपको गाइडलाइंस देती है सारे जूस को कि उनको किस तरीके से रन करना है। फॉर एग्जाम्पल वो जैसे बताएगी कि एक एनक्लोजर कितना बड़ा होना चाहिए हिप्पोपोटेमस का, या आप डाइट में आप यूजुअली आपको क्या मेंटेन करना चाहिए, अगर आप एक एक्सोटिक एनिमल जिराफ को अगर आप रख रहे हो तो आपको क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सो ऑल दोस थिंग्स, सारे गाइडलाइंस आपका CZA बनाता है। तो याद रखना, सेंट्रल जू अथॉरिटी इज द अथॉरिटी इन द इंडिया, जो आपके जितने भी जू है कंट्री के अंदर उनको ये लोग रेगुलेट करते हैं, उनको गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। सो दैट गाइडलाइन हैज टू बी मेट। अगर आपका कोई जू है जो गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर पा रहा, देन काफी बार ऐसा होता है कि उस जू से वो लोग वो परमिशन जो होती है जू रन करने की उससे हटा देते हैं, और उस जू के एनिमल्स को वो लोग शिफ्ट कर देंगे टू समवेयर एल्स। सो दैट इज आल्सो समथिंग व्हिच इज बीन डन बाय माय CZA। तो याद रखना, अगेन zoological पार्क आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इन कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज। रिक्रिएशन पर्पस तो आप जानते हो, सो द अदर थिंग्स दे डू ओवर हियर। अब यहाँ पे मैं एक टर्म ऐड करना चाहूंगा। सो दीज आर द सम ऑफ द एनिमल्स यू कैन सी। ये नीचे जो एनिमल है इसका नाम क्या पता है क्या आपको? व्हाट इज द एनिमल इन दिस पिक्चर? राइट। और वल्चर का यहाँ पे किया जा रहा है आपका कंजर्वेशन प्रोग्राम। एक चीज याद रखिएगा कि वल्चर की पॉपुलेशन काफी डिक्लाइन हो चुकी है। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि आपके बेल्ट में तो अभी भी वल्चर देखने के लिए आपको मिल जाते हैं, इस बेल्ट में तो वल्चर दिखते ही नहीं है, राइट, लोकली। सो व्हाट दे हैव डन, एक यहाँ पे जू है, यू हैव दिस जू इन जूनागढ़, एंड ये जू यहाँ पे क्या करता है, वो लोग वल्चर्स को ब्रीड करते हैं, उनका पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ाते हैं, और जब इनका पॉपुलेशन अच्छा खासा हो जाता है जू के अंदर, देन इसको बाहर वाइल्ड में जाके लोग कर देते हैं रिलीज। सो दैट इज अ कंजर्वेशन प्रोग्राम रन फॉर द वल्चर। तो वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज समथिंग दे आर डूइंग। अब एक यहाँ पे टर्म आपको याद रखना है, दिस वन टर्म व्हिच यू हैव टू अंडरस्टैंड। सी, जब भी हम जू की बात करते हैं या जू बोटेनिकल गार्डन की बात करते हैं, तो इसमें अपने दो एक कॉमन चीज यहाँ पे देखी। सो लेट्स से यू हैव दिस बोटेनिकल गार्डन एंड यू हैव अ zoological पार्क। ये दोनों के दोनों आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं फॉर कंजर्वेशन ऑफ रेयर स्पीशीज, कंजर्वेशन ऑफ रेयर और डिक्लाइनिंग स्पीशीज, रेयर और डिक्लाइनिंग स्पीशीज को कंजर्व करने के लिए आपको यहाँ पे मदद करते हैं। अब आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, एक चीज बहुत ध्यान से आपको याद रखनी है कि जब आप किसी एनिमल को बाहर से लेके आते हो जू के अंदर, और जब आप उसका यहाँ पे नंबर बढ़ाते हो, राइट, तो आप उसे कंजर्व कर रहे हो, और वो एक रेयर स्पीशीज है इसलिए आप उसे कंजर्व कर रहे हो। सेम चीज आप कर रहे हो प्लांट्स के साथ इन द बोटेनिकल गार्डन। तो ये जो एक्टिविटी होती है कंजर्वेशन की, इसको हम बोलते हैं ex situ कंजर्वेशन। दिस इज नोन एज माई ex situ कंजर्वेशन। This is known as your ex situ conservation. So याद रखिएगा कि ex situ conservation में होता क्या है। ex situ conservation के अंदर बेसिकली ये वो प्रोग्राम होते हैं जिसके अंदर आप वाइल्ड से एनिमल या प्लांट को आप लेके आते हो, आप उन्हें या फिर बोटेनिकल गार्डन में ग्रो कर रहे हो या फिर आप उन्हें जू में ग्रो कर रहे हो, और आप ये कर इसलिए रहे हो ताकि उनका पॉपुलेशन वापस से बढ़ सके एंड उनको फिर बाद फ्यूचर में आप उन्हें वापस से रिलीज कर सको। सो दिस प्रोग्राम इज कॉल्ड एज माई ex situ conservation। तो कभी भी आपके सामने ex situ कंजर्वेशन टर्म आता है तो याद रखना, इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि ह्यूमन प्रेजेंस के अंदर या ह्यूमंस आर गोइंग टू एंश्योर दैट कि कुछ पॉपुलेशन चाहे वो प्लांट का हो या एनिमल का हो वो बढ़े उनके प्रेजेंस के अंदर, एंड ये करा इसलिए जाता है सो दैट यू कैन कंजर्व दैट डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। सो दैट इज माय ex situ कंजर्वेशन। तो इवन जो यहाँ पे आपका हो रहा है वल्चर्स के साथ, ये भी मेरा एग्जाम्पल बनता है मेरा यहाँ पे ex situ कंजर्वेशन का। दिस also becomes the example of my ex situ conservation, क्योंकि वो लोग यहाँ पे इसको ग्रो कर रहे हैं for this so that they can increase the number. So that is also example of your ex situ conservation. तो ये एक टर्म आप सबको यहाँ पे मालूम होना चाहिए, what is my ex situ conservation। हर एक एनिमल के साथ किया नहीं जाता, एक चीज याद रखना, हर एक एनिमल के साथ आप ये नहीं करते हैं, आप ये सिर्फ करते हो कुछ उन एनिमल्स के साथ या उन प्लांट्स के साथ जो डिक्लाइन कर रहे हैं, ठीक है। सो क्या ex situ conservation आपको यहाँ पे क्लियर है? Is this term clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, अगर यहाँ पे ex situ conservation अगर आपको यहाँ पे क्लियर है तो मैं यहाँ पे एक और टर्म ऐड करूंगा और आप सब लोग वो समझ पाएंगे। जैसे आपका ex situ conservation है वैसे आपका एक और टर्म होता है जिसे हम कहते हैं in situ conservation। This is your
एक और आपका टर्म होता है जिसे हम कहते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन का मतलब ये होता है एक एनिमल को प्रोटेक्ट करना उसके नेचुरल हैबिटेट के अंदर। एक एनिमल को या प्लांट को प्रोटेक्ट करना उसके नेचुरल हैबिटेट के अंदर, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ इन सिटू कंजर्वेशन। तो यहाँ पे ह्यूमंस जाके उसे खाना नहीं खिला रहे, यहाँ पे ह्यूमंस उसे प्रोटेक्शन नहीं दे रहे इन टर्म्स ऑफ कि कोई इन टर्म्स ऑफ बैरिकेड्स बना के उन्हें प्रोटेक्शन नहीं दे रहे। सो दैट काइंड ऑफ कंजर्वेशन इज कॉल्ड एज बाय इन सिटू कंजर्वेशन। इसके सबसे बढ़िया एग्जांपल आप क्या आ सकते हैं, समथिंग लाइक योर नेशनल पार्क, wildlife sanctuary. I'll just write WLS, wildlife sanctuary, and you can also have places like you can have this sacred groups. So ये कुछ आपके एरियाज होते हैं जहां पे आप देख सकते हो दैट यू कैन फाइंड कि आपके एनिमल्स को आप प्रोटेक्ट कर रहे हो इन देयर नेचुरल हैबिटेट, ये वहां पे वैसे ही ग्रो कर रहे होते हैं इन देयर नेचुरल हैबिटेट। सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ माय इन सिटू कंजर्वेशन। सो इन सिटू में सबसे बड़ा एग्जांपल आपका अगर नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, जो आपको थ्रू आउट द कंट्री देखने के लिए लेंगे। आई थिंक आप लोग शायद कुछ लोगों को मालूम होगा, इन हिमाचल यू हैव दिस हेमिस नेशनल पार्क, HEMIS, Hemis National Park. I don't exactly know in which district it comes, but you have this national park in हिमाचल प्रदेश जहाँ पे आपको एक बहुत बढ़िया बायोडाइवर्सिटी आपके यहाँ पे कंजर्व की जाती है। तो एक नेशनल पार्क में होता क्या कि ह्यूमन वहां पे इंटरफेयर नहीं कर रहा, ह्यूमन वहां पे इंटरफेयर नहीं कर रहा। तो अगर वहां पे लेपर्ड है या बेयर है तो वो खुद से वहां पे रह रहे हैं, आप बस क्या कर रहे हो, उस एरिया को आप रेगुलेट कर रहे हो। दैट मीन्स अगर कोई नेशनल पार्क है तो आप अलाउ नहीं करते किसी को वहां पे अंदर जाके पेड़ काटने के लिए, आप किसी को अलाउ नहीं करते कि वो वहां पे जाके कैंपिंग करे बिना परमिशन के, राइट। आप अलाउ नहीं करते हद से ज्यादा टूरिज्म को वहां पे, यू डोंट अलाउ टूरिज्म इन मॉनसून। तो ऐसे करके आप बस उस एरिया को आप करते हो रेगुलेट। सो दैट इज व्हाट इन सिटू कंजर्वेशन इज ऑल अबाउट। सो याद रखना, इन सिटू कंजर्वेशन के अंदर आप एनिमल्स या प्लांट को उनके ही एरिया में आप कंजर्व करे हो, और इसके एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाते हैं नेशनल पार्क, सेक्रेड ग्रूव्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। सो दिस इज ऑल्सो वन टर्म विच शुड बी क्लियर टू यू। सो इन सिटू मतलब नेचुरल हैबिटेट में सब कुछ हो रहा है, एक्स सिटू मतलब जो भी आपका यहाँ पे हो रहा है, इट इज हैपनिंग इन माय like within in the zoo or in your botanical garden. So that is going to be a ex situ conservation. तो फिलहाल के लिए आप ये एग्जांपल्स और ये टर्म्स को आप याद रखना। So that something should be clear to you, right? So zoos के हम रोल यहाँ पे देख चुके हैं। एक्सीलेंट प्लेस फॉर स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, रिसर्च एंड टीचिंग एक्टिविटी आप यहाँ पे कर सकते हो। रिक्रिएशनल वैल्यू यहाँ पे काफी ज्यादा होती है जू की। अगेन यहाँ पे आप जाते हो फैमिली को लेके, लाइक दैट इज द रिक्रिएशनल वैल्यू। Helps in conservation and preservation of endangered species. So that is also something you do in the zoo. So इतने points आप याद रखेंगे in terms of zoo and the zoological park. तो क्या zoological park और इसके roles आपको यहाँ पे clear है? Are these roles clear to all? Yes, sir. Yes. Please also, हाँ जी, please do also remember the ex situ and in situ conservation, ये term याद रखना, ठीक है? Now after this let's quickly talk about my museums. Museums की हम यहाँ पे बात करें तो याद रखना, म्यूजियम्स के अंदर कभी भी आपको लाइव प्लांट्स या लाइव एनिमल्स आपको नहीं मिलेंगे। तो यहाँ आपको मिलते हैं देखने के लिए प्रिजर्व्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। यू कैन हैव द प्रिजर्व्ड एनिमल्स एंड प्लांट। we'll get to preserve animals and plants आपको यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए। तो यहाँ पे लाइव एनिमल तो आपको कभी मिलेगा नहीं, यहाँ पे आपको एनिमल मिलते हैं बट वो प्रिजर्व करके हुए आपको मिलते हैं, मतलब डेड एनिमल होते हैं लेकिन हम बोलते हैं प्रिजर्व करके आप यहाँ पे रखते हो। सेम थिंग आई कैन से फॉर द प्लांट एज वेल। सो दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी। उसके अलावा म्यूजियम में और क्या मिल सकता है? एनीथिंग एल्स यू कैन टेल मी? Insects, fishes, worms. ओके राइट, इंसेक्ट्स आपको यहाँ पे वो लोग अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। और इनको रखा जाता है एक बॉक्स के अंदर जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे इंसेक्ट बॉक्स। यू कीप देम इन द इंसेक्ट बॉक्स। एनीथिंग एल्स? ममीज मिल जाते हैं। तो अब मैं अगर एनिमल्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो आपको बोन्स मिल जाते हैं, आपको स्केलेटन मिल जाता है एनिमल्स का, राइट। सो कंप्लीट स्केलेटन ऑफ एनिमल्स, दैट इज समथिंग यू कैन गेट टू हैव। आपने देखा भी होगा एटलीस्ट मूवीज में या डॉक्यूमेंट्री में, वो लोग डायनासोर के स्केलेटन वहां पे रखते हैं, वेल के रखते हैं। सो दैट इज समथिंग दे डू, राइट। सो यस, ये भी आपको वहां पे देखने के लिए मिल सकता है। वापस बोलेगा, पता नहीं चला।
reptiles, हाँ, वो सारे एनिमल्स के अंदर आपका आ गया, एनिमल्स, ऑल एनिमल्स, रेप्टाइल्स, स्नेक्स, टाइगर, लायन, एवरीथिंग विल कम अंडर प्रिजर्व एनिमल्स एंड प्लांट्स. So that is what you can expect in the museum. तो आपको एनिमल्स के स्केलेटन मिल सकते हैं, आपको इंसेक्ट्स मिल सकते हैं इंसेक्ट बॉक्स के अंदर, प्रिजर्व्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स आपको मिल जाते हैं वहां पे, राइट? सो दैट इज समथिंग यू गेट टू सी. बट उसके अलावा म्यूजियम में आपको लाइक expensive things. हाँ, राइट, एक्सपेंसिव थिंग्स, पेंटिंग्स, हिस्टोरिक लाइक आर्मर्स, राइट, वो सब भी आपको वहां पे देखने के लिए आपको मिल जाता है. बट बिकॉज हम लोग बात करें इन टर्म्स ऑफ लाइक बायोलॉजी, तो हम लोग फिलहाल इनके तरफ हम यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है? सो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू विल गेट टू सी इन द म्यूजियम. सो नाउ लेट्स सी फ्यू थिंग्स अबाउट द म्यूजियम. म्यूजियम हैव अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड रेफरेंसेस. तो इसको भी आप स्टडी और रेफरेंसेस के लिए आप यूज कर सकते हो. आप म्यूजियम जाते हो, आपको दिखता है कि अच्छा ये वाला बर्ड यहाँ पे मिलता था, लेकिन अब वो आपको नहीं मिलता. सो अगेन दैट इज समथिंग यू कैन यूज एज अ रेफरेंस. स्पेसिमेन आर प्रिजर्व इन अ कंटेनर और जार इन अ प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन. ये आपने आपके स्कूल के लैब में भी देखा होगा. अगर आपको एक्सेस है आपकी बायोलॉजी लैब का, या कभी ना कभी तो आप गए होंगे, तो लोग जार में रखते हैं एनिमल्स को डाल के, लोग जार में रखते हैं, राइट? सो दैट इज अ स्पेसिमेन केप्ट इन द जार. वो आपको देखने के लिए मिलता है. तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा. लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग ओवर हियर, कि जब हम बात करते हैं यहाँ पे स्पेसिमेन की ना, या जब हम बात करते हैं प्रिजर्वेशन की, व्हेन यू टॉक अबाउट प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेसिमेन, तो प्रिजर्वेशन आप कर सकते हो दो तरीके से. एक आपका होता है ड्राई प्रिजर्वेशन, और एक आपका होता है यहाँ पे वेट प्रिजर्वेशन. वेट प्रिजर्वेशन में आप बेसिकली क्या करते हो, आपने एक एनिमल लाया, लेट्स अज्यूम आप एनिमल ला रहे हो एक रैबिट या एक माउस या स्नेक, राइट? वो एनिमल को आप एक जार में रखोगे और जार के अंदर डालोगे आप एक सॉल्यूशन. सो वेट प्रिजर्वेशन में बेसिकली आप क्या करते हो, यू विल यूज अ प्रिजर्वेटिव, और ये प्रिजर्वेटिव जो आपका होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन. chemical preservative. हाँ, ये जो प्रिजर्वेशन जो आप करते हो, इसमें जो आप यूज करते हो अपना सॉल्यूशन, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मेलिन, इथाइल अल्कोहल, एंड वाटर. इन तीनों कॉम्बिनेशन के अंदर, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बना के आप जार में रखते हो, एंड देन इन उस जार के अंदर आप अपने एनिमल को भी आप डिप करके रखते हो. तो इससे होता क्या है, एनिमल के जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं वो वैसे के वैसे ही रहते सालों तक. तो अगर समझो आपको एक स्नेक मिला, अगर आपको एक डेड स्नेक मिला, बट हाँ, इस चीज का ध्यान रखना है, जो आपको एनिमल इसमें मिल रहा है ना, वो मतलब एक अच्छे इंटैक्ट वे में उसकी डेथ होनी चाहिए. मतलब आई थिंक इन वे आई शुड से कि वो एनिमल की नेचुरल डेथ होनी चाहिए. मतलब समझो अगर आपको एक स्नेक मिलता है जिसके ऊपर से गाड़ी जा चुकी है, तो उसे आप यूज नहीं कर सकते. यू कैन नॉट यूज दैट एनिमल इन वेट प्रिजर्वेशन. सो यू नीड अ एनिमल विच शुड बी इंटैक्ट. उसको आप लेके आओ, राइट, एंड देन उसको आप एक प्रिजर्वेटिव के अंदर रखो, एंड दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ माय फॉर्मलिन, इथाइल अल्कोहल एंड वाटर. तो ये सब आप एक जार में डाल देंगे. दिस इज समथिंग यू विल ऐड इन द जार, एंड देन अलोंग विद दैट यू विल ऐड योर स्पेसिमेन. ये आप अंदर डाल के रख देते हो. अब याद रखना, जब आप ऐसे स्पेसिमेन क्रिएट करते हो, व्हेन यू क्रिएट सच काइंड ऑफ स्पेसिमेन ओवर हियर, सो उसके साथ साथ आप वहां पे क्लासिफिकेशन भी टैग करते हो. उस जार के बाहर आपको लिखना होता है कि स्नेक का नाम क्या है, राइट, और उसका क्लासिफिकेशन, मतलब कौन सा फाइलम, क्लास, ऑर्डर, वो भी आप मेंशन करते हो. यहाँ पे आप कलेक्टर का नाम या लोकेशन कहाँ की थी वो आप यहाँ पे मेंशन नहीं करते. दिस इज नॉट समथिंग यू जनरली मेंशन ओवर हियर, राइट, बट एक जनरल क्लासिफिकेशन आप बिल्कुल वहां पे मेंशन करोगे. तो ये चीज आपको याद रखनी है. दैट इज समथिंग यू हैव टू नो यू डू इन द वेट प्रिजर्वेशन. सो ये याद रखना, फॉर्मलिन, इथाइल अल्कोहल एंड वाटर के कॉम्बिनेशन को हम यूज करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव इन द वेट प्रिजर्वेशन. तो इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे, जो आप यहाँ पे देख सकते हो. ये जो स्नेक रखा हुआ है इन लोगों ने, वो इस कॉम्बिनेशन के अंदर ही इन्होंने रखा हुआ है. एक चीज आप देखोगे कॉमनली, अगर आपने लैब में देखा है तो अपनी बायो लैब के अंदर, इनका कलर निकल जाता है. कुछ साल के बाद जो आपका स्पेसिमेन होगा उसका कलर वहां से निकल जाएगा. दैट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, यू फाइंड दैट हैपनिंग, ठीक है? यू विल फाइंड. ड्राई प्रिजर्वेशन में आप क्या करते हो, ड्राई प्रिजर्वेशन के अंदर समझो आपको एक एनिमल मिला, समझो आपको एक, जनरली ये करा जाता है फॉर लार्ज एनिमल्स, टाइगर, लायन या कोई बड़ा मैमल हो ना जिसको आप जार में रख नहीं सकते, उसके लिए आप करते हो ड्राई प्रिजर्वेशन. इवन इट इज डन फॉर बर्ड्स. सो लार्ज मैमल्स, आई वुड से लार्ज मैमल्स एंड इवन फॉर द बर्ड्स के लिए आप करते हो ड्राई प्रिजर्वेशन.
अब इसमें आप जनरली क्या करते हो, आपको समझो एक डेड एनिमल मिला, समझो आपको एक टाइगर मिला, राइट? तो टाइगर को आप अपने घर पे लेके आओगे, अपनी लैब में लेके आओगे, और उसके बाद आप उसे ओपन करोगे, मतलब उसे आप खोलोगे। उसको खोलने के बाद उसके अंदर जितना भी सॉफ्ट टिश्यू होगा आप सारा निकाल के उसे कर दोगे, मतलब फेंक दोगे, उसे डंप कर दोगे। सो ऑल द मसल्स, ऑर्गन, इवन द बोन्स, आप सब कुछ निकाल लेते हो, उसे आप कर देते हो, लाइक डंप कर देते हो। एंड उसके बाद आप स्किन के अंदर अपना स्टफिंग करते हो। तो ड्राई प्रिजर्वेशन के अंदर एक टर्म यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, दैट इज माय स्टफिंग। स्टफिंग मतलब आप उस एनिमल के अंदर आप डालोगे, कॉटन डालते हो या कई बार कुछ और मटेरियल हम लोग वहां पे डालते हैं, और उसको हम करते हैं स्टफिंग करते हैं। तो पूरे बॉडी के अंदर ऐसा समझो आपने सारा टिश्यू निकाल दिया, सारा मसल निकाल दिया, और अब आप उसके अंदर आप कॉटन डाल रहे हो। एक बार आपने कॉटन डाल दिया, फिर आप उसे स्टिच कर दो, उसे सील दो, उसके स्किन को आप सील दो। एक बार आपने वो चीज आपकी कर ली, देन यू कैन प्रिजर्व इट एज अ ड्राई प्रिजर्वेटिव, यू कैन प्रिजर्व इट एज अ स्टफ्ड एनिमल। तो याद रखना, ड्राई प्रिजर्वेशन के अंदर हम लोग करते हैं यहाँ पे हमारी स्टफिंग। तो दिस इज बेसिकली यू डू गो फॉर अ स्टफिंग ओवर हियर। तो स्टफिंग करने के लिए आपको एक चीज करनी पड़ती है, यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट वन थिंग, एंड दैट वन थिंग इज गोइंग टू बी, आपको सारे टिश्यू आपको निकालने पड़ेंगे उसके अंदर के, एंड देन यू हैव टू ऐड योर कॉटन या व्हाटएवर यू आर यूजिंग ओवर देयर, एंड देन यू कैन डू द स्टफिंग। तो यहाँ पे अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे, सो दिस इज एग्जांपल ऑफ माय स्टफ्ड एनिमल, दिस इज एग्जांपल ऑफ माय स्टफ्ड टाइगर। तो इसके अंदर के सारे टिश्यू निकाल देते हैं हम लोग, और फिर हमारा मटेरियल डाल के उसे स्टिच कर देते हैं। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू डू। बाय द वे, आप लोग कोई भी वाइल्ड एनिमल को स्टफ नहीं कर सकते, इवन आपका स्कूल भी नहीं कर सकता। कोई भी अगर वाइल्ड एनिमल अगर आपको मिलता है, लेपर्ड, टाइगर, तो उसको आप ऐसे लाइक ला के स्टफिंग कर नहीं सकते। ये सिर्फ आपका लाइक वो म्यूजियम्स कर सकते हैं जिनको परमिशन होती है करने की, एंड दैट टू दे हैव टू डू अंडर द परमिशन ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन, राइट? दिस इज नॉट समथिंग यू विल गेट टू सी। इसलिए कभी नोटिस करना, आपके स्कूल के अंदर आपको लेपर्ड, टाइगर के लाइक स्टफिंग आपको नहीं मिलेगी, ना ही स्टफिंग मिलेगी, ना ही आपको एनिमल जार में मिलेगा, right? You won't find that happening. Can anyone tell me why they don't allow this school to do those things? स्कूल में ये सब करने क्यों नहीं देते? Anyone? आप टाइगर को स्टफिंग स्कूल में क्यों नहीं कर सकते? स्कूल में छोड़ो, आप कॉलेज में भी नहीं कर सकते। Anyone can tell me that? Because it is endangered species. Right. क्योंकि ये आपकी endangered species है, and it is something which has been highly trafficked species. मतलब ये आपकी वो स्पीशीज है जिसके स्किन को थ्रू आउट द वर्ल्ड ट्रैफिक किया जाता है, उसे सेंड किया जाता है, सेल किया जाता है। इसलिए ऐसे स्पेसिमेन को कभी भी परमिशन नहीं मिलती। एक कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल तो बहुत दूर की बात हो गई, इवन कॉलेज, यूनिवर्सिटी भी इन एनिमल्स को स्टफ नहीं कर सकते, राइट? दिस इज ओनली बीन डन इन सम ऑफ द मेजर बिग म्यूजियम्स के अंदर आप इन्हें रख सकते हो, राइट? दैट टू अंडर द गाइडेंस ऑफ द, अंडर द परमिशन ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है? दैट इज द थिंग। इवन यू माइट नॉट बी नोइंग दिस, बट अगर नेशनल पार्क में, जैसे आपने एक नेशनल पार्क सुना होगा, कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो आपको उत्तराखंड में है, ठीक है? अगर एक नेशनल पार्क के अंदर अगर एक टाइगर की डेथ होती है, राइट, अगर एक टाइगर की डेथ होती है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस टाइगर को ढूंढे वो लोग। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर उसकी नेशनल डेथ भी अगर हुई है ना, तो उनका काम होता है उस टाइगर को ढूंढना और उसके स्किन को रिट्रैक्ट करना, उसे बर्न करना, ताकि उसकी पोचिंग ना हो या ताकि उसकी सेलिंग ना हो, ताकि उसे कोई लेके कहीं पे जाके सेल ना कर दे। So that is also a forest department has to do. So that is also one of the responsibility of the forest officer जो वहाँ पे काम कर रहा होता है. It is very important. They actually know every tiger in the national park. कितने हैं, कितने बाहर निकल गए, कितने अंदर आए, अगर बाजू में से वापस आए हैं तो that is all thing they have to know. And if at all their animal dies, then they have to look for their like body over there. So that is something also they do. So काफी strong regulations होते हैं आपके Bengal tiger के लिए. So this is what we have seen. Specimen are preserved in a container in a preservative. Plants and animal specimen may be also preserved as a dry specimen. Plant तो dry ही होते हैं, कुछ animals को भी हम as a dry specimen की तरह हम preserve करते हैं. Insect are preserved in the insect boxes after collection, killing and pinning them. So insects को हम रखते हैं, अलग से उनका box होता है जिसमें आप insect को रखते हो, right? यहाँ पे हम कोई उन्हें preserve नहीं करे किसी formalin के अंदर, because देखा गया है कि इंसेक्ट को फॉर्मूले में रखने से उनका लाइक कलर बहुत जल्दी निकल जाता है. दैट्स वन थिंग. एंड यू डोंट लाइक इट इज नॉट हेल्पफुल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पीशीज. इंसेक्ट में कलरेशन या पैटर्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो वो आप नहीं कर पाते. दैट्स व्हाई इट्स इंसेक्ट बॉक्स.
स्केलेटन आपको मिल जाएंगे एनिमल्स के म्यूजियम के अंदर, ये आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू विल फाइंड इन द म्यूजियम एंड दीज आर द थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर. म्यूजियम यहाँ पे क्लियर है? इज द म्यूजियम क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. राइट. कोई चीज अगर समझ नहीं आई या कोई चीज को लेके कंसर्न हो, देन प्लीज गो अहेड एंड लेट मी नो, देन वी कैन फिक्स दैट. ठीक है. ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट वी हैव डन. ये चीज हमने यहाँ पे कर लिया. अब मैं आपको यहाँ पे टेक्सोनॉमिकल की समझाना चाहता हूँ, बट द थिंग इज द टाइम इज नॉट गोइंग टू परमिट मी टू कंप्लीट दैट इन 10 minutes, राइट? एंड देन आई हैव टू लेट यू गो इन 10 minutes. So that's why we will do one other thing. जो छोटा सा टॉपिक है उसको हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, राइट? इसको हम कल करेंगे, राइट? बिकॉज ये लास्ट टॉपिक है. We just have to do couple of things and then your lecture gets completed. Your basically chapter gets completed. So we'll do other thing over here. इसके अलावा अच्छा पहले ये बता दो इसका आंसर क्या हो सकता है आपके हिसाब से? Which of the following statement is going to be incorrect? Option A. Sir, A. I'm waiting for your answer. सब लोग कॉन्फिडेंस से बताइए आंसर, और सबका आंसर यहाँ पे मुझे ऑप्शन ए विच इज द राइट आंसर. यस, ये स्टेटमेंट आपके यहाँ पे रॉन्ग है. इट इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट. आपको म्यूजियम में फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट्स आपको देखने के लिए नहीं, मतलब फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स यू डोंट गेट टू सी दैट. दे आर इन अ प्रिजर्व फॉर्म. सो दैट इज गोइंग टू बी अ राइट स्टेटमेंट. दैट इज द राइट आंसर. ठीक है. देयर इज समथिंग यहाँ पे, ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, सो इसको हम नहीं देखेंगे. अच्छा, ये वाला ध्यान से सब लोग देखिए और इसका आंसर करिए. क्वेश्चन नंबर 29. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बोटेनिकल गार्डन. C. Sir, option C. वेरी गुड. Option C. बहुत बढ़िया. राइट, दैट्स राइट आंसर. दे अलाउ ex situ conservation of germplasm, राइट? सो बेसिकली आप जानते हो ex situ conservation क्या होता है, और यही एक आपका सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है आपके बोटेनिकल गार्डन का, इवन टू एन एक्सटेंट इवन zoological park का. Conservation of germplasm basically means what? Your gametes का आप conserve यहाँ पे कर रहे हो, so that you can revive the population back in the future. So that is something you will see in this. अब ये टर्म आप एक बार फिर पढ़ोगे 12th स्टैंडर्ड के अंदर, so you should be familiar with this kind of terms, ex situ conservation and in situ conservation. Then ये हम बाद में देखते हैं because I have to teach you few things over here. हाँ, ये आप करके दे सकते हो मुझे. Have a look at this question number 13 and try to answer this. क्या होगा यहाँ पे? मैच द फॉलोइंग. हमने कल एक टेबल देखा था, उसके ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन. वेटिंग फॉर योर आंसर पीपल. हाँ, टेक योर टाइम. चलो, टेक योर 30 seconds. Sir, A. Sir, A. Sir, A. वेरी गुड. Your option A. Yes. सही आएगा, बिल्कुल राइट. ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. आप ऐसे फॉलोइंग आराम से करने बैठोगे, यू विल गेट टू सी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. ठीक है. बाकी क्वेश्चन हम लोग बाद में देखते हैं. आई हैव टू टेल यू समथिंग अबाउट दिस. इसको मैं कोशिश करता हूँ कि अगले 4 से 5 मिनट के अंदर आपको ये कवर कर लूं. सी, सो आपके सामने यहाँ पे 3 टाइगर है. क्या लग रहा है आपको? ये तीनों टाइगर सेम है या अलग अलग है? क्या लग रहा है आपको? अलग-अलग. ठीक है, राइट. ठीक है, ऑलराइट. सो ऑल 3 ऑफ देम आर टाइगर बेसिकली, लेकिन ये थोड़े से अलग है एक दूसरे के साथ. सो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो ऊपर वाला टाइगर मेरे सामने है, दैट इज माय साइबेरियन टाइगर. दैट इज माय साइबेरियन टाइगर, राइट. जो नीचे वाला है, नीचे वाला जो राइट हैंड साइड में आपका है यहाँ पे, दिस वन, दिस इज योर बंगाल टाइगर. ये हमारा टाइगर है, ये हमारे यहाँ पे मिलता है, देखेंगे, दैट इज योर बंगाल टाइगर. और जो राइट हैंड साइड में आपके यहाँ पे जो टाइगर है, ये टाइगर है आपका, दैट इज योर सुमात्रन टाइगर. सुमात्रन टाइगर. तो तीनों की तीनों टाइगर है, लेकिन तीनों के तीनों एक अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया में आपको देखने के लिए मिलते हैं. ये वाला जो आपका टाइगर है, आपको मिलेगा साइबेरिया के फॉरेस्ट में, राइट. साइबेरिया आपका आया रशिया के ऊपर, तो वहां पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा. बंगाल टाइगर आप जानते हो, ये तो हमारा इंडिया का ही है, यू फाइंड इट थ्रू आउट द कंट्री. एंड सुमात्रन टाइगर जो आपका होता है, ये आपको मिलता है इंडोनेशिया में. इंडोनेशिया में ये आप दिस सुमात्रा फॉरेस्ट के अंदर आपको ये टाइगर देखने के लिए मिलेगा. अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो इनमें बेसिक थोड़े थोड़े डिफरेंसेस आपको मिलेंगे देखने के लिए. मॉर्फोलॉजिकली आपको थोड़े डिफरेंस यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे. सो दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी. अब इनका जो जनरल नाम है, पैंथर का टाइगर का एक कॉमन साइंटिफिक नेम क्या होता है? पैंथेरा टाइग्रिस, राइट. सो पैंथेरा
टाइग्रिस इज द कॉमन नेम फॉर द टाइगर, सो दैट इज ट्रू, ये बात आपकी सही है, ये आपका कॉमन नेम है, राइट। बट होता क्या है कि क्योंकि आपके ये 3 अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया के हैं, इनके अंदर हम लोग जीनस और स्पीशीज के अलावा एक और टर्म यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे और उसको हम बोलते हैं यहाँ पे सब स्पीशीज। तो सब स्पीशीज एक एक्स्ट्रा टर्म हम यूज करते हैं उन एनिमल्स के लिए जिनके आपको कई सारे अलग अलग लाइक मॉर्फ मिलते हैं अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि टाइगर आपको साइबेरिया में भी मिल जाए, बंगाल में भी मिल जाए और आपको सुमात्रा में भी आपको देखने को मिल जाए। सो आप इनका साइंटिफिक नेम, जनरल नेम तो यही रहेगा पैंथेरा टाइग्रिस, लेकिन इस नाम से मैं ये नहीं बता सकता कि मैं साइबेरिया के टाइगर की बात कर रहा हूँ या मैं सुमात्रा के टाइगर की बात कर रहा हूँ। अब मैं अगर कल सबको कल कोई रशिया से कोई साइंटिस्ट आता है और वो कहता है कि मैंने पैंथेरा टाइग्रिस देखा, तो आप समझ नहीं पाओगे कि इसने वो टाइगर यहाँ के देखा या ये साइबेरिया घूमने गया था वहां से वो देख के आ रहा है। सो हाउ यू कैन गेट टू नो दैट? सो दैट इज व्हाई व्हाट यू डू, यू हैव वन मोर टर्म ओवर हियर. So now let's try to understand this thing. You have a term like your Panthera tigris अर्टिका. अब ये जो नाम मैंने आपके सामने लिखा है यहाँ पे जीनस और स्पीशीज तक तो ठीक है, ये जो एडिशनल नेम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अर्टिका, दैट इज माय सब स्पीशीज का नाम. दिस इज अ नेम विच आई विल बी यूजिंग एज अ सब स्पीशीज. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे सब स्पीशीज का नाम या सब स्पीशीज, राइट. सो मैंने यहाँ पे थर्ड टर्म यहाँ पे ऐड किया. सो जब मैंने लिखा पैंथेरा टाइग्रिस अर्टिका ALTAICA, सो दैट मीन्स मैं एक स्पेसिफिक टाइगर की बात कर रहा हूँ जो एक पर्टिकुलर रीजन में मुझे मिलता है देखने के लिए, और ये मेरा नाम हो जाता है मेरे साइबेरियन टाइगर का. दिस इज अ नेम फॉर माय साइबेरियन टाइगर. उसी तरीके से एक और यहाँ पे नाम आएगा मेरा यहाँ पे, अगर मैं सुमात्रन टाइगर की बात करूंगा, सो इट विल माय पैंथेरा टाइग्रिस सुमात्रे. जब मैं ये नाम यहाँ पे लिख रहा हूं पैंथेरा टाइग्रिस सुमात्रे, सो दैट इज अ नेम फॉर माय, मैं स्पेसिफिक यहाँ पे बता रहा हूं दैट दिस इज गोइंग टू बी माय सुमात्रन टाइगर. ये मेरा यहाँ पे होगा सुमात्रन टाइगर, राइट. और उसी तरीके से अगर मैं आपको स्पेसिफिक लिख के देता हूं कहीं पे दैट हमारे यहाँ पे देखने को मिलता है पैंथेरा टाइग्रिस सो दैट मीन्स मैं बात कर रहा हूं मेरे बंगाल टाइगर की. सो दैट मीन्स मैं बात कर रहा हूं मेरे बंगाल टाइगर की, राइट. तो जो थर्ड टर्म मेरा यहाँ पे होगा यार, द थर्ड टर्म आई बी यूजिंग दैट इज माय सब स्पीशीज नेम. जो थर्ड टर्म मैं यहाँ पे यूज करता हूँ दैट इज द नेम ऑफ माय सब स्पीशीज. तो ये चीज आपको याद रखनी है. दैट इज द थर्ड थिंग यू विल गेट टू सी. अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि ये जो है यहाँ पे साइंटिफिक नेम है, यहाँ पे 3 चीजें आपको यहाँ पे दिख रही है, जीनस, स्पीशीज एंड सब स्पीशीज. सो दिस बिकम्स एग्जांपल ऑफ माय ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर. ये मेरे एग्जांपल बनते मेरे यहाँ पे ऑफ माय ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर. ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर, प्लीज याद रखना आप लोग यहाँ पे एक चीज क्लियरली कि ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर आप करते हैं यूज फॉर गिविंग यू द सब स्पीशीज. सब स्पीशीज को बताने के लिए या उनका जिक्र करने के लिए, उनका डिस्क्रिप्शन करने के लिए ही आप ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर का आप यूज करते हैं. बाकी आपको इसकी जरूरत नहीं होती. अगर एक एनिमल है और उसकी कोई सब स्पीशीज है ही नहीं तो आपको उसे मेंशन करने की जरूरत नहीं है, राइट. बट अगर आपको दिख रहा है कि टाइगर की आपको कई अलग अलग आपको सब स्पीशीज आपको यहाँ पे दिख रही है अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर, then you have to use a trinomial nomenclature और उसमें आपको देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा, राइट. फॉर एग्जांपल जैसे अफ्रीकन एलिफेंट हो गया, उसकी कोई सब स्पीशीज नहीं है, सो उसका साइंटिफिक नाम सिर्फ जीनस और स्पीशीज वाला ही वहां पे रहेगा. बट टाइगर के लिए आप कह सकते हो दैट यू हैव डिफरेंट टाइगर इन डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया. सो वहां पे आपका ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी आपको वहां पे यूज करना पड़ता है. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. क्या ये वाली स्लाइड आपको यहाँ पे समझ आ रही है सबको यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. So please याद रखना what do you mean by trinomial nomenclature. ये हम यूज करते हैं to give you the idea about the subspecies. और सब स्पीशीज का सबसे बड़ा एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे देख रखा हुआ है कि टाइगर की आपकी अलग अलग सब स्पीशीज आपको दिखती है थ्रू आउट द वर्ल्ड. इवन दो ये सारे टाइगर है बट बिकॉज ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया ये थोड़े से अलग होते हैं.
अगर आप साइबेरियन टाइगर को अगर आप देखोगे तो इसके अंदर जो फर होगा वो काफी थिक होगा, और वो सेंस करता है बिकॉज ये रहता भी ऐसी जगह पे जहां पे आपको चाहिए थिक फर। सिमिलरली अगर आप बंगाल टाइगर को देखते हो तो उसके अंदर पैटर्न थोड़ा अलग होता है। सुमाट्रियन टाइगर के अगर आप उसका हेड देखोगे तो वहां पे थोड़ा आपको यू हैव अ मोर टफ ऑफ हेयर ओवर देयर। आपके यहाँ पे जो स्ट्रिप्स है वो थोड़े स्लाइटली मोर डार्कर है, आपका पैटर्न यहाँ पे थोड़ा ज्यादा ऑरेंजिश है। यू गेट सम बेसिक डिफरेंसेस ओवर देयर, बट दीज आर माय ऑल आर गोइंग टू बी माय टाइगर ओवर हियर। ठीक है, सो ये चीज याद रखनी है। तो ये स्लाइड आपको बता ही इसलिए गई थी सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू अबाउट द ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर एंड दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू, राइट। सो इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। सो दिस इज समथिंग वी हैव डन। सो आज की क्लास में हमने 2-3 चीजें कवर की है, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, herbarium, botanical garden and zoological park, right? These are like some of the easy things. In the next class जब हम लोग मिलेंगे we'll be covering up the taxonomical key, वो हम खत्म कर लेंगे, and then I just have to explain you few small terms and the definitions. Once we are done with that हमारा chapter कल खत्म हो जाएगा। ठीक है, so that's it, this is what we have done. अगर आपके पास कोई question है, if you have any questions or query then please go ahead and ask your questions and get your doubts clear right now, right? So yeah, बताइए अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो। No questions. Everyone is like just waiting for the class to wrap up.